मैला आंचल और आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैला आंचल नामक उपन्यास जो पढ़ाई जाती है, उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मैला आंचल आंचलिक उपन्यास परंपरा में किस तरह फिट बैठता है। अर्थात वह आंचलिक उपन्यास परंपरा में यह आंचलिक उपन्यास का प्रतिनिधित्वात्मक उपन्यास क्यों है, या क्यों यहीं से आंचलिक उपन्यास की परंपरा का मुख्य रूप से ये कहिए कि ये शुरुआत माना जाता है, या ये कहें कि मैला आंचल आंचलिक उपन्यास परंपरा में मील का पत्थर साबित होता है। जिस तरह किसी सड़क पर अगर कोई पत्थर जिस पे यह लिखा होता है कि पटना 846 किलोमीटर या दिल्ली 942 किलोमीटर, तो वह उसे जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं, जहां पर हमें यह दूरी जांच करना होता है कि हम यहां से यहां तक की दूरी अब 942 किलोमीटर है। उसी तरह आंचलिक उपन्यास परंपरा में मैला आंचल किस तरह एक प्रतिनिधि उपन्यास तो है ही, उसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य में मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास का प्रतिनिधित्वात्मक उपन्यास क्यों कहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वस्तुतः जब मैला आंचल की रचना हो रही थी, जब मैला आंचल की रचना हुई और फर्नीचर रेणु ने जब 1954 में जब मैला आंचल को रचा, मैला आंचल को प्रकाशित किया, तो यह हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक कदम, या यह कहिए कि एक युगांतकारी कदम साबित हुआ। यह ठीक उसी तरह था जैसे 1936 में लिखा गया प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास गोदान का था। गोदान चूंकि आंतरिकता का उसमें पुट बहुत कम है, इसीलिए वो राष्ट्रीय प्रतिनिधात्मक उपन्यास कहा जाता है। लेकिन मैला आंचल जो सन 1954 में फर्नीचर नाथ नेहरू जी द्वारा लिखा गया था, और यह एक युगांतकारी घटना के रूप में आया था। और ऐसा नहीं था कि इससे पहले उपन्यास नहीं लिखे गए, या ऐसा भी नहीं था कि मैला आंचल के बाद और उपन्यास नहीं लिखे गए या आंचलिक उपन्यास नहीं लिखे गए। मैला आंचल से पहले भी आंचलिक उपन्यास लिखा गया, जिसमें आप देखेंगे कि देहाती दुनिया करके एक उपन्यास था जो आंचलिक उपन्यास था। लेकिन हम इसे प्रतिनिधि उपन्यास नहीं मानते हैं, क्योंकि आंतरिकता की कसौटी पर जब हम कसते हैं, इससे पहले हमने बात की थी गोदान के संदर्भ में कि गोदान में किस तरह राष्ट्रीयता की भावना को मतलब प्रमुख स्वर दिया गया है। राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम की भावना से संबंधित उपन्यास किस तरह है, उसमें किस तरह जो प्रेमचंद जो गोदान लिखे थे, उस गोदान में किस तरह पूरे राष्ट्रीयता का भाव उसमें दिखता है। कथानक में समस्याएं हैं, गोदान में भी प्रेमचंद जो है वह बेलारी और सिमरी गांव से बेलारी और सेमरी गांव का मतलब वर्णन करते हैं। लेकिन वो बड़ी चालाकी से एक चीज करते हैं क्या कि बेलारी और सेमरी नामक गांव को, जिसमें वो बताते हैं कि यह अवध क्षेत्र का एक गांव है, और उसका पूरा खाका तैयार नहीं करते हैं, यानी कि पूरा खाका नहीं खींचते हैं। इसीलिए गोदान जो था, इससे पहले क्लास में हमने बात की थी, तो इससे पहले गोदान जो है उसमें दो गांवों का वर्णन है। यह भी वर्णन है कि यह अवध प्रांत के क्षेत्र का गांव है। लेकिन प्रेमचंद वहां बड़ी चालाकी से उस पूरे माने बेलारी और सेमरी नामक गांव का विस्तृत वर्णन नहीं करते हैं। इसीलिए
उसमें आंतरिकता का पुट नहीं होता है और इसीलिए वो राष्ट्रीय प्रतिनिधि का उपन्यास बन जाता है। लेकिन जब फणीश्वरनाथ रेणु जी इस उपन्यास को लिखे थे तो इसमें उन्होंने आंचलिकता के तमाम शब्दों को, माने अगर हम बात करें कि आंचलिक परंपरा में हम मैला आंचल को कैसे आंचलिक उपन्यास परंपरा में हम शामिल करेंगे या कैसे हम यह माने क्या बोलते निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आंचलिक उपन्यास लेखन की जो परंपरा है उसमें मैला आंचल कहां तक फिट बैठता है, कहां तक वह आंचलिक उपन्यास बन पाता है के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि आंचलिक उपन्यास में जो लेखक होता है वह एक खास क्षेत्र विशेष का, एक खास भौगोलिक भाग का वो वर्णन करते हैं और जब वो वर्णन करते हैं तो पाठक जैसे ही उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो यकायक या ये कहिए कि उनके आंखों के सामने से एकाएक वो दृश्य दिखने लगता और पाठक फिर वो कल्पना करने लगते हैं कि कथानक के माध्यम से कि हम उस गांव विशेष में हैं। इसीलिए जब आंचलिक उपन्यास परंपरा की हम बात करेंगे तो किसी एक खास भौगोलिक भूभाग का होना जरूरी है। उस भौगोलिक भूभाग में जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी, तत्कालीन जो व्यवस्थाएं होंगी उसका हूबहू या दूसरे शब्दों में कहें तो यथार्थ रूप से उसका वर्णन किया हो या थोड़े से और कड़वे शब्द में बोलूं तो समाज के उन तमाम सच्चाइयों को नग्न रूप में, माने जैसा है वैसे ही रूप में प्रस्तुत करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में हम सभी जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जो थे वह सोशलिस्ट विचारधारा अर्थात समाजवादी विचारधारा से संबंध रखते थे। उनका दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण था। तो वो चाहते तो मैलांचल में सामाजिक दृष्टिकोण से लिखते और जब सामाजिक दृष्टिकोण से लिखते तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसमें दुख को ज्यादा दिखाया जाता, सुख को बहुत कम। आर्थिक स्थिति के बीच जो, क्योंकि समाजवाद का जो कंसेप्ट है कि अर्थ की जो असमानता है, यानी कि समाज में जो आर्थिक विभाजन में जो असमानता है उस असमानता को दिखाते, जिसमें वो ये करते कि आर्थिक पक्ष को ज्यादा महत्व देते और सामाजिक पक्ष को कम महत्व देते। सोशलिस्ट विचारधारा के थे तो यह हो सकता था कि वो सोशलिस्ट विचारधारा के माने के संदर्भ में अपने उपन्यास के पात्रों के माध्यम से संवाद बुलवाते और अन्य पार्टियों का बुराई करते, यानी कि अन्य जो तत्कालीन जो अन्य राजनीतिक दल था उस अन्य राजनीतिक दल के बारे में वो बुराई करते। लेकिन हमें यहां ठहरकर सोचने की जरूरत है कि अगर साहित्य समाज का दर्पण होता है तो समाज के दर्पण में जो तत्कालीन साहित्य की जो नग्न सच्चाई होती है, समाज का जो यथार्थ जो सच होता है उस सच को दिखाने का काम साहित्यकार करते हैं। और अगर वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अगर लेखन करते हैं, जैसे मैंने अभी तुरंत कहा कि फणीश्वरनाथ रेणु जी जो थे वह सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, तो हो सकता था कि वो सोशलिस्ट विचारधारा के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर इस उपन्यास को लिखते तो शायद मैला आंचल कभी भी आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में या आंचलिक उपन्यास की परंपरा में प्रतिनिधित्वात्मक उपन्यास नहीं बन पाता। दूसरा, एक साहित्यकार की यह भी एक भूमिका होती है कि समाज के नग्न सच को, यानी कि जो वास्तविक सच है या यथार्थ जो सच है उस सच को वो यथावत जाहिर करे। और इस मामले में फणीश्वरनाथ रेणु जी जब मैला आंचल की रचना कर रहे थे, अर्थात जब मैला आंचल प्रकाशित हुआ तो 1954 में, तो उन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां, पाखंड,
नए नए पार्टियों का जो उदय हो रहा है, उन पार्टियों के विचारधारा, उसके साथ ही साथ मठ के नाम पर स्त्रियों का यौन शोषण, धर्म के नाम पर बटा हुआ समाज, गरीबी, अंधविश्वास के नाम पर जो बटा हुआ समाज है। उसके बाद आप गौर करेंगे क्या कि हिंदी भाषी राज्यों में अभी भी जो एक महान कुरीति है, वह कुरीति यह है, महान इसलिए मैंने व्यंग के शब्द में कहा महान कुरीति, यह कुरीति नहीं है, महान कुरीति है कि वहां आज भी डायन कह करके लोगों को, माने खास करके कमजोर स्त्रियों को मार दी जाती है, या जो समाज के वंचित तबके की जो स्त्रियां होती है, जो आमतौर पर या तो विधवा होती है या ये कहिए कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं और जो बुजुर्ग हो गया रहता है, जो हो गई रहती है, उन स्त्रियों को वो माने समाज का एक वर्ग उसको टारगेट करता है, उसको लक्षित करके फिर डायन कहने के नाम पर उनका हंटिंग करते हैं, अर्थात उनका शिकार करते हैं, कुल मिलाकर के उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और मैंने ये बात इसलिए कही कि अभी 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में ही जुलाई महीने में ही आपने सुना होगा कि भागलपुर में एक परिवार में 5 लोगों को डायन के नाम पर मार दिया गया था। ये 2025 की बात मैं कह रहा हूं। जब आपको यह लगता होगा कि हम जो संघ लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में समाज बहुत बदल गया है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब तो सूचनाएं हर जगह पहुंच रही हैं, आपसी संचार भी हर जगह से हो रहा है। वर्षों पहले जब हम इस चीज की कल्पना करते तो शायद यह संभव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारे हाथों में सोशल मीडिया जैसे हथियार आए हैं, तो हमने अपने संप्रसन्नता को बढ़ाया है। लेकिन इसका एक दूरगामी प्रभाव यह भी है, दुष्प्रभाव कई एक्चुअली, कि कई बार यह अफवाह भी फैलाने का कार्य करता है, और अफवाह फैलाने का जब कार्य करता है तो समाज को एक गलत सूचना भी प्रदान करता है, और उस आधार पर सांप्रदायिक झगड़े या कभी कभी जातीय संघर्ष या अन्य चीज भी दिखाई देते हैं। तो खैर, आज हमारा विषय ये सोशल मीडिया पर नहीं है। हमारा विषय, हम जो जिस विषय पर अभी हम लोग केंद्रित है, उस विषय पे ही हम बात करें कि मैला आंचल जो एक उपन्यास है, वह आंचलिक उपन्यास परंपरा में किस तरह एक प्रतिनिधात्मक उपन्यास है, या किस तरह रिप्रेजेंट करता है। तो आप गौर करेंगे क्या कि लेखक की देखिए तटस्थता देखिए। मैंने अभी तुरंत कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और ये मैंने नहीं कहा है, यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जो इतिहासकार भी हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य जो है जनता के चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। तो अगर साहित्य समाज का प्रतिबिंब होगा, या जनता के चित्तवृत्ति का अगर इतिहास है, तो जो सच है उस सच को ही साहित्य में रखा जाएगा, उसमें बिना किसी लाग लपेट के जो समाज की सच्चाई है उस सच्चाई की बात की जाएगी। और चूंकि हमारा आज का जो विषय है वो है कि आंचलिक उपन्यास परंपरा में, आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा में मैला आंचल किस तरह आंचलिक उपन्यास का प्रतिनिधात्मक उपन्यास है, इस पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अखिलेश, और आपने देखना शुरू कर दिया है प्लूटस IAS की विशेष पेशकश हिंदी साहित्य। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आंचलिक उपन्यास हम किसको कहेंगे। तो जिसमें क्या होगा, नायक जो होगा वह एक अंचल विशेष होगा। अंचल विशेष यानी कि एक क्षेत्र विशेष होगा। दूसरा, नायकत्व की जब बात होगी तो उस एक अंचल मतलब एक अंचल को, क्षेत्र विशेष को ही हम अंचल मानेंगे। दूसरा,
इसमें जो होगा वो समाज का नग्न जो सच्चाई है, यानी कि जो यथार्थवाद है, यथार्थवादी दृष्टिकोण से सामाजिक यथार्थ को दिखाने का प्रयास किया गया हो। तो दूसरा होगा सामाजिक यथार्थ। तीसरा, आंचलिकता में जो विभिन्न प्रकार की बोली होगी, भाषा होगी, तो आंचलिक भाषा का भी उसमें उपयोग होगा, तो आंचलिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए इसमें। आंचलिक शब्दों का प्रयोग। और मैंने भी तुरंत कहा था कि जब मैलांचल प्रकाशित हुआ तो फनिस्तर आर्थरेनु, क्योंकि आजादी के जस्ट बाद मीन्स तकरीबन 60 साल के बाद, आजादी के, भारत की आजादी के मात्र 60 साल बाद मैलांचल प्रकाशित होता है 1954 में। और भारत उस वक्त अपने विभिन्न समस्याओं से गुजर रहा होता है। उस समय में फनीसा रेणु जी जो है, उनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, अर्थात सोशलिस्ट विचारधारा है। तो यह चाहते तो सोशलिस्ट विचारधारा के तहत इसकी रचना करते, लेकिन इन्होंने खुद यह स्वीकार किया है और मैलांचल की प्राकथन में ही, याद रखिएगा, मैलांचल के प्राकथन में ही वह कहते हैं कि यह है मैलांचल, एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। ये उनके प्राकथन, मैलांचल के प्राकथन में कहा गया यह शब्द है कि यह है मैलांचल, कौमा एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया जो आप जानते हैं कि आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आता है, अर्थात सीमांचल में जो 3 जिला है, पूर्णिया, पहले तो 3 जिला था, अब 4 जिला हो गया है, तो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया। तो सीमांचल के, और अभी आप सुन रहे होंगे कि भारत सरकार द्वारा, माने यानी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभी बिहार में विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, SIP जिसको आप लोग कह रहे हैं। सो उसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो है, बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वह सरकार का विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, और उसके लिए शांतिपूर्वक विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी हम उस क्षेत्र में नहीं, क्योंकि सत्ताधीश पार्टी का यह कहना है कि इसमें जो ये नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, नवंबर में रिजल्ट आ जाने वाला है, इलेक्शन का, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाने वाला है। तो तकरीबन 1 महीने बाद ही आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद फिर आदर्श आचार संहिता जिसको बोलते हैं, तो आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। फिर उसके बाद जो है सरकार कोई भी किसी भी तरह की घोषणा नहीं कर सकती है। और जो चुनाव आयोग है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, तो चुनाव आयोग जो है वह मतदाता पुनरीक्षण, माने विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग जो है यह वेरीफाई कर रहा है कि इसमें से कौन मतदाता है और कौन नहीं। अगर वो मर गए हैं तो उनका नाम डिलीट किया जाए, या कोई दूसरा जो इस एरिया से निकल करके इस भारत के किसी दूसरे राज्य में चले गए हो, किसी दूसरे क्षेत्र में बस गए हो और वहां पर स्थायी रूप से बस गए हो, तो जब अगर वो वहां का मतदाता है तो फिर यहाँ का मतदाता सूची में उसका नाम होना नहीं चाहिए। और क्योंकि करंट अफेयर के सेशन में भी आप लोग पढ़े भी होंगे कि भारत सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी बात कर रही है सरकार। और मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर दूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नया चीज नहीं है। मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा तो कुछ दिनों के बाद लोग इस पे आलोचना करना प्रारंभ करेंगे कि सरकार जो है
जबरदस्ती एक राष्ट्र एक चुनाव लाने का प्रयास कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो भारत में पहले भी एक राज्य एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ है, अर्थात लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ है। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, पूरे देश का आम चुनाव हुआ था, तो उस वक्त भी विधानसभा और राज्यसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क हो सकते हैं। तो हम पक्ष और विपक्ष के संदर्भ में बाद में बात करेंगे। अगर सरकार अगर इस तरह का कोई कानून अगर लाती है या कोई बिल अगर संसद में पेश करती है और उस पर कानून बनता है, तो उस वक्त हम करंट अफेयर सेक्शन के तहत इस पर बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं केवल मैलांचल पर। तो मैलांचल जो इसमें कहते हैं कि फणिनाथ रेणु खुद कहते हैं कि यह है मैलांचल, एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को, याद रखिए शब्द पर, गौर करिए शब्द पर, कि मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर, पिछड़े गांव माने भारत के पूरे पिछड़े गांवों को, भारत के जो विभिन्न अंचल हैं उन सभी में जो एक गांव को मैंने प्रतीक माना है, और उन प्रतीक के माध्यम से मैंने भारत के उन तमाम अंचल के गांवों के पिछड़ेपन को प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। तो और इस आप जानते हैं वो शुरू में कहती है कि मेरीगंज है, और फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि आंचलिक उपन्यास परंपरा, मैंने भी कहा था कि आंचलिक उपन्यास परंपरा में हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय विशेषता को बतलाते हैं, क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन बताते हैं, ताकि पाठक जो है उससे जुड़ सके। भौगोलिक भूभाग का वर्णन करते हैं कथा के माध्यम से। ये आंचलिक उपन्यास का पहला शर्त यही है कि भौगोलिक भूभाग का विस्तृत वर्णन किया जाता है, विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है, इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। तो अब हम आते हैं फिर से इस पर कि फणिनाथ रेणु डायरेक्ट ये कहते हैं कि मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को, मैंने पूरे गांवों का, भारत के जितने भी अंचल हैं उन सभी अंचलों के गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा का क्षेत्र बनाया है। और आप गौर करेंगे क्या कि मैलांचल में जो कुल पात्र हैं, अगर मानवीय पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 295-96 के आसपास पात्र हैं। 295-96 के आसपास पात्र हैं, एक दो पात्र नहीं है। इसमें कुछ जो मुख्य पात्र हैं वह आपको दिखेंगे कि हाँ है, जैसे कालीचरण है, जैसे बलदेव है, बालदेव जिसको लिख रहे हैं आप, डॉक्टर प्रशांत हैं, तो इसमें ये और अन्य पात्र हैं, मैंने बस 2-3 पात्रों का नाम बताया। तो नायकत्व तो इनके अंदर होना चाहिए, लेकिन फणिनाथ रेणु ने जानबूझकर ये पात्र मजबूत पात्र हैं, अगर इनमें से किसी चाहते तो किसी एक पात्र को वो उस अंचल विशेष का नायक बना सकते थे, लेकिन फणिनाथ रेणु जी ने क्या किया कि इन पात्रों में आप गौर करें कि ये पात्र अन्य पात्रों के अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये नायकत्व की भूमिका में नहीं है। नायकत्व की भूमिका में अंचल विशेष ही है, जिस अंचल का नाम है मेरीगंज। अंचल का क्या नाम है? मेरीगंज। तो यह जो है मेरीगंज ही नायक है, मेरीगंज, और यही नायक है
इसमें बाकी किसी में नायकत्व का गुण नहीं है। यह पात्र, ये तमाम पात्र, कुछ पात्र जो है, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे मठ के मठाधीश हो, या कालीचरण हो, बालदेव हो, डॉक्टर प्रशांत हो, कमली हो, जो जमींदार साहब हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी वो हो, तो चाहते तो इन पात्रों को और मुखरता या और ज्यादा मजबूत स्थिति में उसको लाते कथानक के दृष्टिकोण से, किंतु चूंकि फणिसत रेणु आंचलिक उपन्यास लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरी तटस्थता के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, अगर वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते तो निश्चित रूप से मैंने विस्तृत कहा था कि वह सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, उनकी विचारधारा जो थी वो सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा थी, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि वो समाज के दुखों का ज्यादा वर्णन करते, सुखों का कम वर्णन करते, समाज की आर्थिक स्थिति का, आर्थिक विषमताएं और आर्थिक जो स्थिति है उसका ज्यादा वर्णन करते, और राजनीतिक या जो भौगोलिक भूभाग है उसका कम वर्णन करते। वो अपने पात्रों के माध्यम से जो सोशलिस्ट विचारधारा का जो अवधारणा, उस अवधारणा के अनुसार ही संवाद अदायगी करवाते, अर्थात डायलॉग डिलीवरी हो सकता था उसमें। लेकिन यहां लेखक जो है, जो फणिसत रेणु जी हैं, उन्होंने पूरी तटस्थता के साथ समाज में जैसा सच है उसी सच को उसी रूप में बताने का प्रयास किया है। और मैंने अभी तुरंत बात किया था कि जब वो ये कहते हैं कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया, पूर्णिया का एक अंचल विशेष जिसका नाम है मेरीगंज। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को मैंने भारत के संपूर्ण गांवों के, संपूर्ण पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। और ये वो उसके प्राकथन में कहते हैं, है ना। और चाहते तो फणिसत रेणु यह वर्णन नहीं करते, इसीलिए मैंने तुलना किया था गोदान से, कि गोदान में आप देखेंगे क्या कि प्रेमचंद जो है जब बेलारी और सेमरी नामक गांव का वर्णन करते हैं तो बस एक दो लाइन में दोनों गांव का वर्णन करके फिर आगे निकल जाते हैं। लेकिन चूंकि फणिसत रेणु इसे आंचलिक उपन्यास के रूप में लिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसका भौगोलिक भूभाग का बहुत विस्तृत वर्णन किया है, उस गांव के बारे में बताया है कि गांव कहाँ है, रोहतक स्टेशन कहाँ है, रोहतक स्टेशन से गांव का बनावट कैसा है, बुनावट कैसा है, जातियों के अलग अलग टोले कैसे हैं, और किस तरह, जब डॉक्टर प्रशांत जब आप पढ़ेंगे मैला आंचल तो इसमें देखेंगे कि आप आंचलिक शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो वैसी स्थिति में कई बार आपको ये लगेगा, मैंने तो कई बार देखा बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो कई बार बच्चे कहते कि सर मैं आंचलिक उपन्यास, मैं आंचलिक शब्द को नहीं समझ पाता हूं, तो उसमें उनकी दिक्कत नहीं है। आंचलिक उपन्यास में किसी भी, अगर कोई भी आंचलिक उपन्यास लिखा जाएगा तो उसमें उस अंचल विशेष का ही शब्द रहेगा। अगर जैसे अगर हम ये कहें कि आपने कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों मरजानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और मित्रों मरजानी को कहा जाता है कि यह माने स्त्रीवादी विमर्श के आधार पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ स्त्रीवादी आंचलिक उपन्यास है, जिसमें राजस्थान के शब्दों की प्रचुरता है। और मुझे याद है कि जब मैं एमए का छात्र था और जब मैंने अपने सेमिनार पेपर में लिखा था कि भारत में जो पति नाम का जो जीव है ना, जो पति जो है वह वैधानिक बलात्कारी होता है, यानी कि हस्बैंड इज द लीगल रेपिस्ट। और मुझे याद है कि जैसे ही मैंने इस शब्द को बोला सेमिनार पेपर में, तो हमारे क्लास के जितने भी छात्र थे वो सभी उत्तेजित हो गए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि पति जो है वह
वैधानिक बलात्कारी है। और यहां तक कि हमारे शिक्षक भी थोड़ा चौंके कि अगला पॉइंट इनका क्या, यह सुनने के लिए। और आप देखे होंगे कि जब मैं एमए का छात्र था तब मैंने ये बात लिखी थी, और मैंने ये उसमें दिखाया था कि पति न, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह एक संस्था के रूप में काम करता है, सामाजिक संस्था के रूप में काम करता है। तो उस वक्त जो लोग चौंके थे, उसके कई सालों बाद भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था, जो मैं उससे बहुत पहले कह रहा था अपने एमए के क्लास में। वह भारत के माने उस क्लास के कई सालों के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत में हस्बैंड जो है वो मैरिटल रेप करते हैं। मैरिटल रेप, जिसको मैंने कहा था वैधानिक बलात्कारी, लीगल रेपिस्ट, विवाह नामक संस्था में मैरिटल रेप जैसा कंसेप्ट भी है। और जिस भारत में, चूंकि आप लोग आज देख रहे हैं, चूंकि मैं जुलाई 2025 में आप लोगों के सामने हूं, तो जब देख रहे होंगे कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो धर्मगुरु टाइप के जो लोग हैं, एक्चुअली धर्मगुरु तो है नहीं, ये अधकचरा पड़े हुए गधे सब हैं। लेकिन विडंबना ये है कि क्योंकि इनसे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, महिला वर्ग जुड़ी हुई होती है। इनको कथावाचक व्यास क्या क्या कहा जाता है, जिसमें एक है अनुरुद्धाचार्य, एगो है प्रेमानंद महाराज। ये दोनों सर्टिफिकेटे बांटने पर लगा हुआ है कि महिलाएं, क्या नाम है, महिला, कौन सी महिला पवित्र है, कौन सी महिला अपवित्र है, भारत में स्त्रियों की, लड़कियों की स्थिति क्या है, उनके कौमार्य से उनके पवित्रता और अपवित्रता का ये प्रमाण पत्र जारी करते हो अनुरुद्धाचार्य जैसे माने लोग, या प्रेमानंद नामक जैसे सो कोल्ड तथा कथित जो साधु लोग हैं, ये लोग अपने आप को जब सर्टिफिकेट जारी करता है। या अभी 2-3 दिन पहले ही पिटाया है एक, क्या नाम है, यूपी में ही एक मौलाना था, वो पिटाया है सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो वह जो स्त्रियों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके पहनावे के आधार पर उनका चरित्र का जो वर्णन करते हैं, तो उस संदर्भ में आपको ये समझने की जरूरत है कि जब ये शब्द मैंने कहा था, तो भारत में चूंकि विवाह में, भारतीय विवाह हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में क्या, सभी धर्म में तो वही हालत है, कोई अलग हालत नहीं है। विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करता है, और सामाजिक संस्था के रूप में मैंने उसमें यह कहने का प्रयास किया था कि भारत में जो हस्बैंड है, जब उसकी सेक्सुअल डिजायर होती है, तो वह अपनी पत्नी के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब शारीरिक संबंध बनाता है, तो अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर बनाएगा, तो विवाह नामक संस्था के अंतर्गत चूंकि बनाता है, तो विवाह नामक संस्था हमारे यहाँ सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है, और सामाजिक स्वीकृति उसमें होती है। तो इस बात में अगर कोई स्त्री कहे कि मैं, अगर कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं संबंध नहीं बनाना चाहता हूं, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, मेंटली फिट नहीं हूं संबंध बनाने के लिए, उसके बावजूद भी अगर पति जो है जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, और ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि भारत में स्त्रियों के दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं जाता है। मुझे याद है कि जब मित्रों मरजानी जब प्रकाशित हुआ, तो हिंदी साहित्य के जगत में काफी भूचाल सा आ गया था, क्योंकि कृष्णा सोबती ने पहली बार उसमें पात्रों के माध्यम से एक स्त्री की यौन डिजायर के बारे में बात किया गया था। उनकी जो सेक्सुअलिटीज है, यानी कि उनका जो यौन डिजायर है, उस डिजायर, उन इच्छाओं के बारे में खुलकर बात की थी। और वो अपने पति से अपने यौन डिजायर की बात करती है कि मेरी यौनिक इच्छा क्या है सो। लेकिन भारत में चूंकि जो यहाँ जो पोंगा पंथ, और एक तो पोंगा पंथ है, दूसरी बात तो प्रतिसत्तात्मक समाज है, और प्रतिसत्तात्मक समाज का होना और पोंगा पंथ दोनों का होना जो है, उसमें कभी स्त्रियों की इच्छाओं को पूछा ही नहीं जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। तो जब ये इस तरह के शब्द आते हैं कि पति जो है वैधानिक बलात्कारी है, हस्बैंड इज अ लीगल रेपिस्ट, तो लोग नाक भौं सिकुड़ना चालू कर देते हैं। और बाद में आपको मालूम है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4-5 साल पहले निर्णय दिया था कि भारत में मैरिटल रेप जैसा कंसेप्ट है, मैरिटल रेप इज ऑल्सो अ रेप,
लेकिन भारतीय समाज में इस चीज को अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है। कुछ जो माने उच्च वर्गीय लोग हैं उनमें ये समझ आई है, लेकिन बाकी जो मध्यम वर्गीय समाज है अभी भी उसमें ये समझ नहीं आया। निम्न वर्गीय समाज में तो खैर अभी भी नहीं है। और कृष्णा सोबती का जो उपन्यास है मित्रों मरजानी, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मध्य वर्गीय समाज के जीवन को ही उसमें माने कथा का केंद्र बिंदु बनाया गया है। और उसमें स्त्री पात्र पहली बार खुलकर अपने सेक्सुअल डिजायर्स की बात अपने पति अपने सास से करती है। खैर, तो अभी हम उस ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ये इस मित्रों मरजानी का उदाहरण इसलिए दिया था कि मैंने ये कहा कि चूंकि आंचलिक उपन्यास में क्या होता है कि जिस अंचल विशेष को हम केंद्र बनाते हैं उस अंचल विशेष का शब्द उसमें प्रयुक्त होगा। और जब अंचल विशेष का शब्द प्रयुक्त होगा तो भारत के अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अगर वो वहां के अंचल के शब्द को नहीं समझते हैं तो वह थोड़ी सी कठिनाई होगी। और यह केवल मैलांचल के संदर्भ में ही नहीं है, ये सभी माने आंचलिक उपन्यासों के संदर्भ में सेम स्थिति है। अगर कोई मध्य प्रदेश का अगर कोई आंचलिक उपन्यास होगा, कोई राजस्थान का आंचलिक उपन्यास होगा, कोई छत्तीसगढ़ का कोई आंचलिक उपन्यास हो, या मान लीजिए कोई तमिलनाडु का आंचलिक उपन्यास जो हिंदी में लिखी गई हो, तो हो सकता है कि तमिल के बहुत सारे शब्द को हम नहीं जानते हो। या हरियाणा का कोई आंचलिक उपन्यास हो और हरियाणवी में जो शब्द बोले जाते हैं, मान लीजिए कि दूसरे राज्य के बच्चे अगर या दूसरे राज्य के जो पाठक हैं उस शब्द को अगर नहीं समझ रहे हैं तो उस स्थिति में उनके साथ भी यही समस्या आएगी। और वह समस्या होगी कि वह आंचलिक शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यह स्थिति पूरे मैंने उपन्यास में नहीं होता है। 2-4 शब्द ऐसे होते हैं जो, चूंकि आंचलिक उपन्यास की यही एक विशेषता है कि वो अपने आंचलिकता को समेटे रखता है और अपनी आंचलिकता का उसी तरह वर्णन करता है जैसा समाज में दिख रहा है। उसमें वह परिनिश्चितवादिता का प्रयोग नहीं करता है या पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करता है। आगे हम बात करेंगे, जैसे वहां शब्द का प्रयोग हुआ है गमागम, घमाघम, जेहल, मलेटरी, है ना, भैंस चेयरमैन, जिसको हम वाइस चेयरमैन कहते हैं। आप जानते हैं ना कि तो वाइस चांसलर, तो वाइस चांसलर, भैंस चेयरमैन जिसको वाइस चांसलर आप बोलते हैं, सॉरी वाइस चेयरमैन जो बोलते हैं, तो उसको कैसे लोग भैंस चेयरमैन बोलते, चेयरमैन। तो इन सब तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और फणिसाक रेणु जो है यह मैलांचल के प्राकथन में पहले ही ये बात कह देते हैं। दूसरा, मैलांचल के श्रेणी में, मैलांचल को जब आप आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखेंगे तो आप गौर क्या करेंगे कि जो फणिसाक रेणु जो है वो पूरी तटस्थता के साथ लिखते हैं। उसमें वह बस प्रेक्षक की भूमिका में है ना, वो बस देख रहे हैं, प्रेक्षक जिसका काम है केवल देखना। और जो समाज का जो सत्य है, जो समाज का यथार्थ है, जो नग्न सच्चाई है, उस सच्चाई को यथावत रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए वह इसकी भूमिका में लिखते हैं, इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। ये फणिसाक रेणु जी जो है वो इसके प्राकथन में बोलते हैं। और ये भूमिका में बोल रहे हैं क्या कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से अपना दामन बचाकर निकल नहीं पाया, मैं किसी से अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। जो समाज का जैसा सच था वही सच को मैंने लिखा। आगे वो लिखते हैं, कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य के दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूं, पता नहीं अच्छा किया या बुरा। और ये एक लेखक का लेखकीय धर्म कहिए या लेखकीय तटस्थता कहिए, जिसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है न्यूट्रल, कि वो न्यूट्रल होकर के सारे चीजों का वर्णन करते हैं। समाज का नग्न सच्चाई है, जो समाज में जिस रूप में है उसी रूप में उसको
लाते हैं। इसीलिए आप गौर करेंगे क्या कि मैलांचल में तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। और आप जानते हैं कि तत्सम शब्द जो होता है, तत्सम शब्द जो होता है, अगर मैं इसको मिटा दूं तो तत्सम शब्द किसको बोलते हैं हम? तो तत्सम शब्द जो होता है वह शुद्ध संस्कृत जो होता है, संस्कृत का जो शुद्ध रूप होता है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। शुद्ध संस्कृत, या इसको थोड़ा सा मिटा दें, फिर से इसको लिखे, संस्कृत का शुद्ध रूप। संस्कृत के शब्दों, संस्कृत शब्दों का शुद्ध रूप। और आप गौर करेंगे क्या कि इनके जो पात्र हैं, क्योंकि इनके पात्र ग्रामीण पात्र हैं, भदेश हैं, है ना, भदेश, जिसमें वो तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये केवल मैलांचल के साथ नहीं है, अगर आप संस्कृत के नाट्य परंपराओं में जाएं या संस्कृत के जो महाकाव्य में जाएं, महाकाव्यात्मक जो ग्रंथ है उन सभी में देखेंगे, यहां तक कि इवन आप कालिदास की रचनाओं में भी देखेंगे कि जो समाज का जो उच्च वर्गीय चरित्र है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वही वर्ग तत्सम शब्दों का प्रयोग करता है। बाकी समाज का जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो निम्न वर्ग से आते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, वह देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, देशज यानी कि जो देश का जो शब्द है, जिस रूप में हम यूज करते हैं वो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वहां पे यूज हुआ है कनिया। अब आपके दिमाग में है कि सर कनिया क्या होता है, तो अगर आप मिथिलांचल के, सीमांचल के क्षेत्रों में जाएंगे तो कन्या का अर्थ होता है पत्नी, और कभी कभी कन्या का जो अर्थ हो, कन्या नहीं कह रहा हूं मैं, याद रखिए, ये मैं कन्या शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कन्या माने बाला होती है, यानी कि लड़की होती है, वहां शब्द यूज हुआ है क्या, कन्या। मैं आगे इस पर बात करूंगा अभी तुरंत। तो कन्या जो है यह बहू के लिए भी यूज किया जाता है, और कन्या माने पत्नी के लिए भी यूज करते हैं। गमागम, जिसको आप सुगंधित रूप में लेते हैं ना, तो गमागम शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मिलिट्री, अभी भी आप जाएंगे मिथिलांचल सीमांचल के क्षेत्रों में तो वहां लोग ये बोलेगा कि फला जो मिलिट्री में है ना, वो इंडियन आर्मी को वो मिलिट्री बोलता है, समझ गए। वाइस चांसलर को वो लोग, या वाइस चेयरमैन को वो लोग या तो भैंस चांसलर बोलते हैं या फिर भैंस चेयरमैन बोलते हैं। टिकिस, टिकट, जिसको हम टिकट कहते हैं उसको टिकिस बोलते हैं वो लोग। जो हम लोग स्टेशन बोलते हैं उनको वो लोग स्टेशन बोलते हैं। तो ये आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो खैर अभी हम इस पर मैंने बात करेंगे कि भले ही इसमें 295 पात्र हैं, उसके बावजूद भी मैलांचल में केवल अंचल जो है, जो मेरीगंज जिस अंचल को बनाया गया है, जिसके प्राकथन में ही फलतकदेरू ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह है मैलांचल। यह कथानक है पूर्णिया का एक गांव, कथानक है पूर्णिया का एक पिछड़ा गांव, और इस मैंने इसके एक ही हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक, यानी कि भारत के सभी पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। और वो आगे वो इसकी भूमिका में लिखते भी हैं कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से अपना दामन बचाकर निकल नहीं पाया, जो जैसा था वैसा ही मैंने लिखा है, मैं किसी से अपना दामन नहीं बचाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य के दहलीज पर खड़ा हुआ हूं, पता नहीं अच्छा किया या बुरा, यह इसकी भूमिका में ये लिखते हैं। जैसे आप मैलांचल का फर्स्ट
प्रथम पेज आप उल्टेंगे उसके भूमिका में ही यह शब्द का प्रयोग हुआ है, सेम इसी अर्थ माने सेम शब्द है। तो ये इस उपन्यासकार की माने तटस्थता का प्रमाण है कि वो यह सच स्वीकार करते कि जो जैसा रूप मैंने देखा समाज का, मैंने कथा के रूप में कथा में मैंने उसी चीज का उसको उसी रूप में हमने वर्णित किया है। अब आइए, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आंचलिक उपन्यास परंपरा में नायक जो होगा वो क्या होगा, अंचल विशेष होगा। और मैलांचल का नायक कौन है, मेरीगंज नामक गांव। कौन है, मेरीगंज नामक गांव। और मेरीगंज नामक गांव में क्या है, जो हर गांव में है कि यहाँ गरीबी है, जातियों में बटा हुआ समाज है, धर्म के नाम पर पाखंड है, आडंबर है। तो ये तमाम तरह की चीजें उसमें दिखाई देती है आपको। स्त्रियों का यौन शोषण है, धर्म के नाम पर कैसे स्त्रियों का यौन शोषण किया जाता है, इसका सबसे ताजा उदाहरण आप लोग देखे होंगे, आसाराम और राम रहीम। और अगर आप इस बात को ऑन कैमरा कह रहे हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जो लोग आसाराम से के भक्त टाइप के लोग होंगे या जो राम रहीम के भक्त टाइप के लोग होंगे, वो आकर के कल हम पे बोलेंगे कि सर आपने तो ऑन कैमरा कहा था कि ये राम रहीम और आसाराम जो है उन पर ये जो है धर्म के नाम पर किस तरह महिलाओं का यौन शोषण किए। तो ये आप उसको वहां पे आपको दिखेगा कि महंत साहब जो है कैसे जो लक्ष्मी नामक बच्ची को जो लाते हैं और उसमें फनीसाद रेणु जी एकदम वर्णन करते हैं कि जब लक्ष्मी आई थी तो बचपन में एक अबोध बालिका थी, है ना, और हर दिन रात में जो चीख सुनाई पड़ती है वह हृदय को भेद देता है। जब इस तरह के शब्द, तो आप समझ जाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं कि एक अबोध बच्ची है, यानी कि ये कहिए कि कुल मिलाकर के वह युवती माने युवती भी नहीं है, किशोरी लड़की है। और उसका महंत जो 50 साल से ऊपर का उसके पिता की उम्र का है, उसके साथ कैसे धर्म के नाम पर, धर्म जो मठ के अंदर धर्म के नाम पर कैसे उस बच्ची का यौन शोषण करते हैं, जो आपको उसमें दिखाएगा, लक्ष्मी के पात्र के रूप में आपको दिखाई देगा। एक बात और आपके दिमाग में है कि सर ठीक है, आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक शब्दों की बात की गई है, आंचलिक जो सच्चाई है उसकी बात भी कही गई है, तो फिर ये हमारे लिए यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीएससी अगर हमको आईएएस आईपीएस बनना है तो हम इस मैलांचल को क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो उसमें आप गौर करेंगे, एक पात्र है डॉक्टर प्रशांत। हालांकि जब मैं भी मैलांचल पढ़ता था तो मुझे डॉक्टर प्रशांत का जो चरित्र था वो मुझे ज्यादा आकर्षित करता था। तो आप गौर करेंगे क्या कि डॉक्टर प्रशांत जो है वह वहां आए हैं अपना रिसर्च वर्क पूरा करने के लिए। और रिसर्च वर्क क्या पूरा करने के लिए आए हैं कि उस वक्त आपको मालूम है कि जिस जिन्ना को टीबी हुआ था वो टीबी पर एक वक्त में भारत में उसके लिए भी उपचार, यानी कि ये कहिए कि उसके लिए भी टीके विकसित नहीं किए गए थे। जैसे एक जमाने में कैंसर भी असाध्य रोग माना जाता था, एक जमाने में टीबी तो था ही, मलेरिया भी एक जमाने में, एक कालाजार भी जो था एक जमाने में असाध्य बीमारी माना जाता था। बाद में धीरे धीरे उस रोग पर रिसर्च किया गया, रिसर्च करने के बाद उसके समाधान के उपाय खोजे गए और फिर अंततः समाधान समाज को प्रस्तुत किया गया, देश को प्रस्तुत किया गया। जैसे आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले जब वैश्विक स्तर पर कोरोना नामक महामारी आया था, तो कोरोना नामक महामारी में पहले तो लोगों के पास ये टीके ही नहीं थे, तो बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद सरकार ने मैंने लॉकडाउन लगवाया। लॉकडाउन लगवाने के बाद सरकार ने कहा कि चलिए हम जो है अभी आप लोगों को टीका लगवाएंगे। बाद में मालूम है को टीका जो था वह क्या बोलते उसको, रोग प्रतिरोधक
माने टीका था, फिर दूसरा टीका लगाया गया और फिर इस तरह बहुत सारे लोग बच गए, बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो खैर, तो वैश्विक माने वो पूरे विश्व के स्तर पर वैश्विक महामारी थी। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर प्रशांत जो है, डॉक्टर प्रशांत मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वो आते हैं उस गांव में रिसर्च करने के लिए अपने मेडिकल के पर्पज से। और याद रखिएगा, आज भी एमबीबीएस के कोर्स में जो लोग एडमिशन लेते हैं और जब डॉक्टर बनते हैं तो उसमें से अधिकतम लोग जो हैं, भले ही सरकार कितना भी कह दे कि आप मतलब सरकार उसको सरकारी नौकरी के तहत तो सरकार उसको मतलब राज्य कर्मी बनाते भी है, माने कुल मिला के कि सरकारी नौकरी देते भी है कि ठीक है, माने आप जो है जाकर के जिला अस्पताल में या अनुमंडल के स्थल पे माने अस्पताल में, या फिर आप जो है अंचल, जिसको आप लोग कह सकते सर्किल ऑफिस, या ये कहिए कि ब्लॉक के संदर्भ में कहें, अगर प्रखंड के संदर्भ में बात करें तो प्रखंड अस्पताल में जाकर के आप काम कीजिए। लेकिन आप गौर क्या करेंगे कि बिहार ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात बता रहा हूं कि आज भी 90% से अधिक जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उनकी पोस्टिंग रजिस्टरों में तो दिखती है। मैं अभी दुष्यंत कुमार की कविता भी नहीं गाऊंगा, दुष्यंत कुमार की कविता तो फिर डायरेक्ट कटाक्ष करती है, तो मैं उस कटाक्ष पर नहीं जाऊंगा। अभी मैं बात करने वाला हूं इस मुद्दे पर कि रजिस्टर में तो उनका नाम दिखता है, लेकिन कभी भी वह ग्रामीण प्रवास पर नहीं जाते हैं। सरकार कहती है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, वहां जो है आप रात्रि प्रवास कीजिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि डॉक्टर लोग भी जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनसे 60 गांठ करके 1 महीने का सैलरी बोलते हैं कि तुमको हम दे देंगे, बाकी जो है हमारा हाजिरी बनता रहे। और हाजिरी बनने के, और ये केवल बिहार में नहीं, याद रखिएगा इस चीज को, ये केवल बिहार में नहीं है। यहाँ पे आप, चूंकि मैं मैलांचल पढ़ा रहा हूं और चूंकि ये कहानी बिहार का जो बिहार के पूर्णिया के मेरीगंज नामक जगह की है, तो निश्चित रूप से हम बिहार की बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये पूरे भारतवर्ष की स्थिति ऐसी ही है, भारत के हर अंचलों की स्थिति ऐसी ही है। कोई भी डॉक्टर गांव में जाकर के काम करना पसंद नहीं करते हैं, और उसमें डॉक्टर प्रशांत जो है वह गांव में जाते हैं। और आप वहां देखेंगे कि अंधविश्वास के जो प्रचारक है, जो थकी काका जो है ना, आज भी अब देखेंगे कि जो लोग वो नहीं जाते हैं और डॉक्टर प्रशांत वहां जाते हैं, और जब वहां देखते हैं तो अपनी मित्र ममता को जो वो लिखते हैं कि मैंने रोग के कीटाणु पहचान लिए हैं, मैंने जो इस यहाँ की गरीबी और जो इनकी जिंदगी की जो जिल्लत है, यही यहाँ के माने रोग के 2 कीटाणु हैं। तो मैलांचल में आप कितनी और गौर करेंगे कि मैलांचल में जो है, इसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। आंचलिक में जो सांस्कृतिक परिवेश है, समाज की जो सांस्कृतिक जो दृश्य है, उसका भी विरध रूप में वर्णन हुआ है। जैसे आप देखेंगे, क्या नायक जी हो नायक जी, खोल दे हो केवड़िया हो नायक जी। मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्रों में जड़ जटिन का खेल खेला जाता है, और खास करके आप देखेंगे कि दीपावली के आसपास, दुर्गा पूजा और दीपावली के आसपास जड़ जटिन का खेल खेला जाता है, तो उसमें ये शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ जो आंचलिक शब्दावली है, उसमें हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गईल, हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गईल, फिरहू न लिहले उदेश रे भउजिया। एक औरत जो है, एक नवविवाहिता लड़की जो है, वह अपने भौजी जो अगर आप देखिएगा बिहार में खास करके जो भोजपुरी वाला इलाका है, वहां लोग आज भी भौजी बोलते हैं। अन्य क्षेत्रों में लोग भौजी नहीं बोलते हैं, भाभी बोलते हैं। तो एक लड़की जो है अपनी भाभी को बोल रही है, और किस तरह अपना जो जिसकी नई शादी हुई है, तो वो क्या कहते हैं कि हथवा रंगाए सैया देहरी बिठाई गई है, कि हाथ रंगा करके जो हमारे सैया है वो देहरी, यानी कि घर की जो देहरी होती है, देहरी आप समझते हैं, जो प्रवेश द्वार जो होता है, सो दरवाजा जिसको बोलते हैं,
तो देहरी बैठाई गेले फिरहू न लिहले उदेश रे भौजिया। मैंने उसके बाद वो मेरा हालचाल पूछने के लिए दोबारा नहीं आए भौजी, है ना। तो ये भौजिया का गीत है जो वहां के लोक परंपरा में गाया जाता है। तीसरा है जो आप देखेंगे कि इसमें नायक मतलब मैलाचल में एक गाना आता है जो मैंने वहां का पात्र गाता है, याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से, याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से, साले करे जुबान में तीर जी। सुरंगा सरदा ब्रिज की एक कहानी जो वहां की लोक कथाओं में होता है, उस कथा के माध्यम से मैंने जो वहां के लोक कथा का वर्णन करता है, उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक गीत के रूप में गाया जाता है। याद जो आवे प्यारी तोहरी सुरतिया से, साले करे जवाब में तीर जी। ये सुरंगा सरदा ब्रिज की कहानी कहा जाती है। उसके बाद आप गौर करेंगे क्या कि इसमें जो है वह आंतरिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, विद्यापति के गीत का प्रयोग हुआ है, विद्यापति नाच जो है सो लौंडा नाच, ये सभी चीजों का इसमें आप उस पूरे उपन्यास में देखेंगे। उसके बाद वहां पे आप गौर करेंगे क्या कि आंचलिक शब्दावली में जो वहां अंचल विशेष का शब्द है, यानी कि आंचलिक शब्द जो है, उस आंचलिक शब्द में है कनिया। और मैंने कहा कनिया का अर्थ वहां पत्नी या फिर बहू, पत्नी या बहू दोनों के संदर्भ में किया जाता है। आप लोग दिल्ली में बैठे रहते हैं तो बहू कहते हैं। गमागम, तो गमागम माने सुगंधित वाला जो शब्द होता है उसमें गमागम कहा जाता है ना। जो उसमें कहते हैं कि वो जो जमींदार है विश्वनाथ प्रसाद जी, तो विश्वनाथ प्रसाद जी की बेटी जो कमली जो क्या नाम है, वो जो जिस साबुन से नहाती है उसका शरीर जो है 3-4 दिन तक एकदम गमागम करता है। गमागम माने सुगंध सुगंधित होना, क्या कहा सकता है, एक सेकेंड, मुझे भी थोड़ी हंसी लग जाती है क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए तो मैंने महकना के संदर्भ में कहते हैं, सुगंध के संदर्भ में कह सकते हैं, सुगंध या फिर महकना के संदर्भ में जो महकता है, गमकता है, इसीलिए। और शब्द का प्रयोग हुआ है हारमोनिया, हारमोनिया जिस पे गाना गाया जाता है, हारमोनिया, हारमोनिया यह एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। फिर आता है उसमें शब्द भैंस चरण, भैंस चरमैन, भैंस चरमैन। तो भैंस चेयरमैन जो वहां जो आम पात्र किस तरह बोलता है, तो भैंस चेयरमैन का अर्थ होता है वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को वहां पे लोग भैंस चेयरमैन बोलते हैं। भैंस वाइस चेयरमैन होता है ना, चेयर तो होगा नहीं, चेयरमैन। फिर वहां यूज होता है टिकिस, टिकिस। और मैंने कहा था टिकिस जो है वह टिकट के संदर्भ में कहा जाता है। हनुमान जी, हनुमान, हनुमान माने हनुमान जी जिसको आप बोल रहे हैं, हनुमान जी, हनुमान जी। आचार्य जी, वहां पे शब्द यूज हुआ है आचार्य, आचार्य जी, जिसको हम लोग बोलते हैं आचार्य जी, है ना, आचार्य जी।
फिर वहां पे शब्द का प्रयोग होता है टिकिस। किस शब्द का प्रयोग होता है? टिकिस। टिकिस माने टिकट। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो मैलांचल है वह मैलांचल आंचलिक उपन्यास का एक प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु का जब मैं कह रहा हूं तो मैलांचल से जो सन 1954 में लिखा गया था वही वह बिंदु है जहां से मैला आंचल लिखने की परंपरा का सूत्रपात होता है। यहां तक कि खुद फनीसत राम रेणु ने ही 1957 में खुद फनीसत रेणु जी 1957 में जब दूसरा आंचलिक उपन्यास लिखते हैं तो उस उपन्यास जो 1957 में आता है, देखिए 3 साल बाद मैलांचल आता है 1954 में, और ये आंचलिक उपन्यास का प्रस्थान बिंदु अर्थात यहीं से मैलांचल के लेखन की माने आंचलिक उपन्यास का लेखन का आरंभ माना जाता है। इसीलिए प्रतिनिधात्मक ऊपर, जबकि खुद यही जो है खुद फनीसत रेणु जी जब अपनी दूसरी उपन्यास जो कि आंचलिक उपन्यास है जो 1957 उसके 3 साल बाद प्रकाशित होता है, परती परिकथा में वह आंचलिकता का उस तरह का यथार्थ वर्णन नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप आंचलिकता की श्रेणी के आधार पर जो आंचलिकता किसी भी उपन्यास में आंचलिकता के गुण को अगर देख के आधार पर अगर हम मैलांचल का मूल्यांकन करें तो मैलांचल एक क्षेत्र विशेष की बात करता है। वहां के अंचल के उच्च क्षेत्र यानी कुछ क्षेत्रीय समाज की जो विसंगतियां हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का यथावत रूप से माने एज इट रूप में, जैसा वो सत्य है उस सत्य को वैसे ही रूप में वह स्थान देते हैं। इसके साथ ही उस समय में जो जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी में किस तरह विचारधारा में स्तर पर परिवर्तन हो रहा है उस सभी का यथार्थ चित्रण करते हैं मैलांचल में आपको दिखाई देता है। उसके बाद वहां के जो पात्र हैं वह उसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते यानी कि सांस्कृतिकता का बोध होता है, देशज शब्दों का प्रयोग होता है जो देशीय शब्द है। उसके बाद मैंने कुछ देर पहले कहा तत्सम, अब हो जाता है तद्भव। तद्भव आप जानते हैं तद्भव किसको कहते हैं? संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तद्भव रूप होता है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसको निष्कर्ष के रूप में लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास में माने हिंदी की आंचलिक उपन्यास परंपरा में रेणु का वही स्थान है जो यूरोप के साहित्य में या हम ये कहें कि पश्चिमी साहित्य में वहां के सफल आंचलिक उपन्यासकारों में जैसे मारिया एडवर्ड, टॉमस हार्डी और फॉकनर इत्यादि का है वही स्थान हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के लेखन में वही स्थान फनीसत रेणु जी का है और मैलांचल का है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कक्षा कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी टिप्पणी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आप देख रहे थे प्लूटस IAS की विशेष प्रस्तुति हिंदी साहित्य। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने और अपने आसपास होने वाली किसी भी हिंसा का विरोध कीजिए। एक जागरूक नागरिक की तरह किसी भी सामाजिक, धार्मिक या यहां तक कि पारिवारिक और घरेलू हिंसा का भी के विरुद्ध आवाज उठाइए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।